हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 22nd डे। लास्ट क्लास में आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में यह जान लेना कि कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 3 मंथ्स जिससे पैसा रिसीव हो जाएगा। हाईली लिक्विड मतलब जिसको हैंड टू हैंड इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, और वो पैसा जो कैश होगा वो भी अपने को पता होना चाहिए कि सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए, किसी तरह का रिस्क नहीं होना चाहिए। ओके, लिखा है ना, सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू। ओके, एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं, कॉमर्शियल पेपर्स हैं, एटसेट्रा। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर डायरेक्ट, हम फटाफट से ना सा क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, और उसमें भी डायरेक्ट कौन सा, ये देखो, चलो पहले क्वेश्चन से देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। जिसमें आपको पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। पीएनएल अकाउंट 31 मार्च 2019 डेबिट बैलेंस, पीएनएल अकाउंट का 31 मार्च 2020 का बैलेंस दे रखा है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। ओके, ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है, और ये मतलब ये 3 आइटम तो मेरे को दे रखे हैं किसके, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के। उसके अलावा डेप्रिसिएशन है, दैट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, ये पीएनएल में इनकम वाली साइड में आता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मतलब मैं पीएनएल के आइटम्स को ढूंढ रहा हूं जो पीएनएल को इफेक्ट कर रहे हैं लेकिन नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं। उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज को देखना है। बस इंक्रीज इन बैंक बैलेंस नहीं, इसको नहीं लेना, बोला था करंट एसेट्स अदर देन कौन सा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है बस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। याद है, कोई बैलेंस शीट हमको गिवन नहीं है तो कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिए ताकि आपको पीएटी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपने बनाया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस था तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर उसके बाद जो रिजर्व में ट्रांसफर हुआ वो आपने लिख दिया, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख दिया। बैलेंस में आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिससे आपको शुरुआत करनी है पीएटी प्लस टैक्स डेबिटेड इन द पीएनएल अकाउंट। पूरा क्वेश्चन पढ़ा, टैक्स की कोई बात नहीं थी इसलिए पीबीटी से हम चालू किए। ऐड क्या करना है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। लेस क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। याद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐसे नहीं लिखना, पूरा लिखना है ना। ओके, फिर आ जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट। ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड जो कि इस क्वेश्चन में नहीं था। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पॉजिटिव था इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव होता तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी लिमिटेड रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुमको दे रखा है 3,40,000, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने का जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन 49,000 है, ऐड कर देना। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000 है, लेस कर देना। एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है और एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इनकम टैक्स पेबल, जो लास्ट ईयर इनकम टैक्स पेबल था, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इनकम टैक्स पेबल अकाउंट हैज बीन पेड इन द करंट ईयर। इस बार पेमेंट हो गया टू बैंक में आ जाएगा। ओके, इसका मतलब ओपनिंग वाला पे हो गया, मतलब क्लोजिंग वाला क्रिएट होगा। ऑब्वियसली ओपनिंग वाला अगर बोल रहे हैं पे हो गया है, दैट मींस क्लोजिंग वाला क्या हुआ होगा, क्रिएट हुआ होगा। ओके, मतलब पीएनएल के डेबिट साइड में कौन सा आया होगा, जो क्रिएट हुआ है, जो चार्ज हुआ है वो वाला 13,000। तो पीएनएल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन के लिए 13,000 तो ऐड करेंगे, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनकम टैक्स पेड के नाम से 19,000 लेस करेंगे। याद है ना, ओके, तो अब 13,000 ऐड किया जाएगा, 19,000 जो पे हो गया वो एक्चुअली जो पे हुआ है वो लेस होगा। ओके, और फिर करंट एसेट्स के और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज हैं। ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बड़ा आसान था। ये देखो सेकंड क्वेश्चन, दिस वन, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट बनाया, जो ओपनिंग था वो इस बार पे हो गया, तो जो क्लोजिंग था वो इस बार क्रिएट हो जाएगा। ऑपरेटिंग में ऐड, ऑपरेटिंग में लेस, इस तरीके से आप लिख देंगे। अच्छा, इधर वाले आइटम प्लस ही हो रहे हैं, देखना जितने भी अकाउंट्स अपन ने सीखे थे, इधर वाला आइटम प्लस, इधर वाला आइटम माइनस होता है। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पीबीटी की से शुरुआत होगा। पीबीटी कैसे, पीएटी दे रखा था, टैक्स का अमाउंट ऐड कर देना, 13,000 रुपए। किधर से आया, ये वाला 13,000, बिल्कुल ये वाला 13,000।
ऐड करना डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस, लेस करना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा, और फिर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस कर दोगे, आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस इनकम टैक्स पेड कर दोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, पीएनएल का बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन जाएगा, बीआर करंट एसेट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओके ये किधर आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देखो 60,000 ओपनिंग में 80,000 क्लोजिंग में, इसका मतलब क्या हुआ, करंट ईयर में कितना इंक्रीज हुआ 20,000, वो 20,000 कैसे इंक्रीज हुआ, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट लायबिलिटी का पार्ट है, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, ये जो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज है वो तो इंक्रीज और डिक्रीज में आ जाएंगे, उनके बारे में तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। गुडविल 40 का 32 हुआ, कैसे हुआ, 8,000 क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, राइट ऑफ हो गया है, ओके। फिर क्या करना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10 का 14 हो गया, और डेटर 1,20,000 80,000 हो गए, तो मैंने कहा डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हटा दो, लेस कर दो, अपने पास नेट डेटर्स आ जाएगा, नेट डेटर्स के बेसिस पर इंक्रीज और डिक्रीज देख लेना, तो ये भी बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन गया, ओपनिंग लिखा क्लोजिंग लिखा, इस बार नेट लॉस आया, ओके नेट लॉस आया तो हमने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव से शुरुआत किया, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन और गुडविल, रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज को लिखा जाएगा, यह आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस इनकम टैक्स पेड, आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट दे रखा है 1 लाख ओपनिंग में, क्लोजिंग में 1.5 लाख दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग में 20,000 है, क्लोजिंग में 30,000 है। A machine has been sold during the year whose original cost 20,000, accumulated depreciation of the machine 4,000, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,000, अब तक का डेप्रिसिएशन 4,000, मतलब बुक वैल्यू कितना हुआ 16,000, 16,000 वाली एसेट बेच रहे कितने में, 12,000 में, इसका मतलब नुकसान कितने का हुआ, लॉस ऑन सेल 4,000 रुपए का, लॉस ऑन सेल कितना 4,000 रुपए का, 20 माइनस 4 16,000 बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को कंपेयर किया जाता है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस कम है इसलिए लॉस ऑन सेल 4,000 का। आपको मशीन अकाउंट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना है, और फिर कहा मशीन अकाउंट बनाओ बुक वैल्यू पे, लेकिन डेप्रिसिएशन कितना है 14,000 हो, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जब आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे बनाना हो तो कैसे करोगे आप, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी ओपनिंग के अंदर, ओपनिंग के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, ओरिजिनल कॉस्ट कैसा था 1 लाख रुपए, ओके, और क्लोजिंग में ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 1.5 लाख रुपए। फिर क्या दे रखा था, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग का 20,000, क्लोजिंग में 30,000, और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा था, एक नीचे दे रखा था मशीन जिस पर अब तक का डेप्रिसिएशन कितना 4,000, उसे बेच दिया कितने में था, अच्छा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,000, अब तक का डेप्रिसिएशन 4,000, बेचा था 12,000 में, तो मैंने कहा अब जो बेच दिया है तो उस पर रिगार्डिंग जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने बना रखा उसकी जरूरत नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उठा के एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, खत्म कर दो, उतना अमाउंट से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा और मशीन अकाउंट भी कम हो जाएगा, ओके। चलिए 4,000 से दोनों कम कर दिया, ये लो, फिर जितने में एसेट बेची 12,000 में लिख दो, प्रॉफिट या लॉस, लॉस हुआ है बाय पी&एल लिख दो, डन, ओके। अब बैलेंसिंग फिगर से आप क्या कर दीजिए, मशीन अकाउंट में तो लिख दीजिए टू बैंक कितने का मशीन खरीदा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख दीजिए बाय डेप्रिसिएशन, इस बार करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 14,000, ओके। फिर IIOO लिख दिया जाएगा, इन्वेस्टिंग में खरीदा जो माइनस इन्वेस्टिंग में जो बेचा प्लस, ओके, मतलब एसेट जो बेचा इन्वेस्टिंग में प्लस, जो लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। अगर मशीन आपको बुक वैल्यू पे बनाना हो तो क्या ध्यान रखना है, वो जो डेप्रिसिएशन है, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आया था वो मशीन अकाउंट में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन के कारण एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और वो जो आपने एंट्री किया था ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट, एसेट के बेचने पर, अब उसको आपको नहीं करना होगा, तो सिंपली ओपनिंग वैल्यू टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन सा वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू 80,000 रुपए, क्लोजिंग वैल्यू बुक वैल्यू कितना 1,20,000 रुपए, और क्या दे रखा था, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 14,000 दे रखा था, क्यों दे रखा था सर, पिछली बार तो नहीं दे रखा था, अरे पिछली बार 2 अकाउंट बनाए थे तो 2 मिसिंग वैल्यूज पता कर सकते थे, इसलिए नहीं दे रखा था, लेकिन इस बार एक ही अकाउंट बनवाना है, इसलिए एक अकाउंट से तो केवल एक ही मिसिंग वैल्यू पता चल सकता है, इसलिए आपको डेप्रिसिएशन का इन्फॉर्मेशन दे रखा था। फिर कितने में बेचा, लॉस हुआ एटसेट्रा आपको दिया, और बैलेंसिंग फिगर में आ गया क्या, परचेज का अमाउंट 70,000 रुपए, ओके। अब IIOO लिखोगे तो कैसे आएगा, ये इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होगा माइनस होगा, ये इन्वेस्टिंग में क्या होगा प्लस होगा, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ये तैयार IIOO
ओ। चलिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 6 एक बार छोड़ो, 7 भी छोड़ दो, डायरेक्ट मेथड है। अभी इनडायरेक्ट मेथड पे आओ 8th क्वेश्चन पे। फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ बीटा लिमिटेड। अब बीटा लिमिटेड की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट रीड करने का तरीका, पहले सबसे पहले ईयर जरूर देखना 17 18, कभी कभी पहले 18 देते हैं बाद में 17 देते हैं, ये जरूर ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात। फिर इसके बाद लैंड बिल्डिंग 4 लाख था, 380 हो गया, 20,000 से कम हो गया, क्यों कम हुआ होगा? डेप्रिसिएशन लग गया होगा। बिल्कुल ये देखो 20,000 का डेप्रिसिएशन, सबसे पहला थॉट तो ये आता है ना, डेप्रिसिएशन लग गया होगा। हो सकता है एसेट बेचा भी हो, लेकिन फर्स्ट थॉट डेप्रिसिएशन लग गया होगा, कुछ नहीं बोले तो ये मान लेना डेप्रिसिएशन लग गया। ओके, प्लांट मशीनरी 3 लाख है, 3,38,000 है। अच्छा, अभी मेरे को दिमाग में आया कि ये जो फिक्स्ड एसेट है वो बुक वैल्यू पे है या ओरिजिनल कॉस्ट पे है, तो मैंने पूरा बैलेंस शीट को गौर से देखा और देखा कि यहाँ पे कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो एसेट है लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी, ये कैसे है? ये अपनी बुक वैल्यू पर है। ओके, तो हम भी बुक वैल्यू पे अकाउंट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, और लेफ्ट साइड में लायबिलिटी साइड के अंदर ट्रेड पेबल, ये तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हो गया, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो कैश इन कैश इक्विवेलेंट है, हालांकि दोनों ही कैश है। तो कैश इन कैश इक्विवेलेंट तो किधर आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के सबसे लास्ट में। ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू कैश फ्लो स्टेटमेंट के सबसे लास्ट में, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के भी सबके बाद में। ओके, गुडविल, गुडविल स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, लास्ट में बता रहा है 10,000। ये इंक्रीज कैसे हो गया? कम होता है तब तो समझ में आता है कि डिक्रीज हो गया, कम हो गया, राइट ऑफ हो गया। ये इंक्रीज कैसे हो गया? इंक्रीज कब होता है? जब आप 10 लाख का सामान के लिए 12 लाख पे कर रहे हो, 2 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, 2 लाख एक्स्ट्रा पे करते हो, दैट मीन्स क्या होगा? ये जो तुम 2 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो ये आपकी गुडविल क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये जो पे कर रहे हो डिपेंड करता है कैश में दे रहे हो या कुछ और शेयर वगैरह दे रहे हो, देखना पड़ेगा, क्योंकि कैश दे रहे हो तब तो आप इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानोगे, और अगर कोई शेयर वगैरह दे रहे हो तो ये नॉन कैश एक्टिविटी, इसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ध्यान रखना, गुडविल इंक्रीज हुआ, कैश दे रहे हो क्या पता करना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना आउटफ्लो। और अगर आप कैश नहीं दे रहे हो, शेयर्स वगैरह इश्यू कर रहे हो, तो ये नॉन कैश एक्टिविटी का पार्ट है, इसे आप इंक्लूड नहीं करेंगे, कहीं पे भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं दिखाएंगे। इक्विटी कैपिटल 4 का 5 हो गया, 1 लाख से इंक्रीज हो गया है। जनरल रिजर्व 1 लाख से 1,20,000, 20,000 बढ़ गया जनरल रिजर्व। ओके, इंटरप्रिटेशन ध्यान रखना, जनरल रिजर्व कभी भी बढ़ जाए तो दैट मींस ट्रांसफर टू रिजर्व। ओके, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा 20,000 रुपए। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 61,000, 61,200, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। बैंक लोन 1,40 था, क्लोजिंग में कुछ नहीं था, मतलब पेमेंट हो गया लोन का, फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसके लिए भी अकाउंट बनेगा, बिल्कुल 60 और 70,000 ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दे रखा है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। फिर डिविडेंड पेड, सर डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग का आइटम होता है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है ना, तो अपने को चेक करना पड़ेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन वगैरह बनाकर। डेप्रिसिएशन दे रखा था, इनकम टैक्स पेड दे रखा है यहाँ पर, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। फॉलोइंग एसेट्स ऑफ द अनदर कंपनी परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 1 लाख एंड पेड इन द शेयर्स। देखो 1 लाख रुपए में खरीदा और पेमेंट कैसे हो रहा है? शेयर्स में हो रहा है। क्या क्या खरीदा? इन्वेंट्री 40,000 का, मशीनरी 50,000 का, 40 और 50,000 90,000 रुपए के लिए 1 लाख का पेमेंट कर रहे हो, इसीलिए वो 10,000 का गुडविल आया है। लेकिन वो गुडविल का पेमेंट पता चल गया अपने को कि कैसे दिया है, शेयर्स में दिया, इसलिए नॉन कैश एक्टिविटी है, इसे कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हुआ? आपने इन्वेंट्री खरीदा, मशीनरी खरीदा, शेयर इश्यू किया, तो भैया शेयर इश्यू करने पे कोई पैसा थोड़ा है, इसका मतलब जो इश्यू ऑफ शेयर है वो 1 लाख रुपए से फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं बनेगा। उसके ऊपर अगर कोई इश्यू किया तो एक अलग बात है, लेकिन 1 लाख रुपए जो शेयर इश्यू किया वो फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं बनेगा। ऐसे ही इन्वेंट्री 40,000 का तुमने खरीदा, लेकिन बदले में क्या किया? शेयर इश्यू किया ना, तो इन्वेंट्री आप ये मानना कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये वाला, ये 1,48,000 नहीं है, ये 1,08,000 ही है, 1,08,000 ही, ये मानकर चलना। ओके, फिर उसके बाद मशीनरी, मशीनरी 50,000 का है, तो आपने खरीदा और बदले में क्या किया? शेयर इश्यू किया ना, तो मशीनरी भी आप क्या मानेंगे? इन नॉन कैश एक्टिविटी का पार्ट है। तो सर इसको डील कैसे किया जाएगा? इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शामिल ही नहीं करना, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो। ओके, फर्दर मशीनरी जो आपने खरीदा है 50,000 रुपए में, यस वो फॉर कैश खरीदा होगा, कुछ नहीं बोला है तो हम इसे शामिल करेंगे। देयर वाज सेल ऑफ मशीनरी, सेल पता करना पड़ेगा, तो कैसे होगा सर? ये देखो 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 8, मैंने क्या कहा था? सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? कोई लायबिलिटी साइड में कोई प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड पेएबल हो तो था क्या? नहीं था, छोड़ो। सेकंड नंबर पे क्या बनाओगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कैसे बनाओगे? पीएनएल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखो 61,000 और 61,200। ओके, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और क्या आएगा? ट्रांसफर टू रिजर्व 20,000 रुपए का आ जाएगा। और क्या आ जाता है इसके अंदर? इसके अंदर सर
डिविडेंड वगैरह कुछ दिया हो तो आ जाता है, ये लो जी डिविडेंड 46,000 का, ये भी लिख देंगे। कोई बोनस टू शेयर होल्डर है वो भी आ जाता है, बट ऐसा था ही नहीं कुछ, तो हमने यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन बना दिया, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ट्रांसफर टू रिजर्व और डिविडेंड से। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 66,200। इससे मुझे ये पता चल गया कि भैया ये वाला जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स तो नहीं है। अब आफ्टर टैक्स नहीं है तो फिर कौन सा वाला प्रॉफिट है, तो मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला अकाउंट बनाओ तुम तो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्या और कोई डेटा दे रखा है कोई पेड या चार्ज वाला? मैंने कहा बिल्कुल दे रखा है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 56,000, फोर्थ नंबर पॉइंट। तो जो पे कर रखा है टू बैंक कर दिया, 56 बैलेंस में आ गया बाय P&L। ओके, याद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑपरेटिंग में ऐड होगा, ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा, जो पे किया वो लेस हो जाएगा, जो P&L से चार्ज हो रहा है, P&L में डेबिट हो रहा है, वो ऑपरेटिंग में ऐड होकर आएगा किधर, PAT के अंदर। जैसे ही PAT के अंदर ये वाला अमाउंट ऐड करूंगा मेरे पास आ जाएगा PBT, और PBT कितना निकल कर आया 66 का 1,32,200। और जरा देखना हमको जो प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा था वो कितना था 1,32,200। इसका मतलब ये PBT है। डन, ओके, क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद अब आपको कुछ स्पेशल अकाउंट्स बनाने बोला ना, 1 2 3 स्टार्ट। तो स्टार्ट में फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना लिया, प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी का ओपनिंग वैल्यू तुमको 3 लाख दे रखा है, क्लोजिंग वैल्यू 3,38,000 दे रखा है। और क्या क्या दे रखा था सुनना, प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन तुमको दे रखा था 28,000 रुपए। फिर क्या दे रखा था, फिर तुमको बोला कि प्लांट मशीनरी तुमने खरीदा कितने का, 50,000 का, जिसके लिए तुमने शेयर इशू किया। शेयर इशू किए तो ये तो नॉन कैश एक्टिविटी था, तो मैंने यहाँ पे एनसी लिख दिया, नॉन कैश एक्टिविटी। इसका कहीं पर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जिक्र नहीं करूंगा। फिर 50,000 का एक एडिशनल मशीनरी खरीदा, उसके लिए मैंने टू बैंक लिख दिया। और बैलेंसिंग फिगर में आ गया सेल ऑफ मशीनरी बाय बैंक, और मैंने यहाँ पे लिख दिए IIOO, जो बेचा उसके लिए इन्वेस्टिंग प्लस, जो खरीदा इन्वेस्टिंग में माइनस, जो डेप्रिसिएशन था ऑपरेटिंग में प्लस। बेचा तो नफा नुकसान कुछ दे नहीं रखा था, तो मैंने कहीं पर भी लिखा नहीं। ओके, उसके बाद इन्वेंट्री, मशीनरी, गुडविल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये जो आपने इन्वेंट्री खरीदा था, मशीनरी खरीदा था और बदले में 1 लाख के शेयर दिए थे, बैलेंसिंग फिगर में क्या आ गया था, गुडविल आ गया था। कहा कि भैया ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो इसके सारे इफेक्ट्स को इग्नोर कर देना। ओके, फिर यही बात लिखिए कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर बैलेंस शीट में दे रखा हो, दैट मींस वो आपकी फिक्स्ड एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे है, और अगर बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है, इसका मतलब आपके जो फिक्स्ड एसेट है वो बुक वैल्यू पे शो हो रही है। ओके, चलिए अब क्या करें सर, अभी अपन इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाते हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ बीटा लिमिटेड कैसे बनेगा, पीबीटी से शुरुआत होगा। पीबीटी कितना, 1,32,200 रुपए। ऐड क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन और किस पर, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी पर, नॉन कैश एक्सपेंसेस। अच्छा, पता करने का तरीका क्या रहेगा, ऐसा नॉन कैश, इसके लिए तो अकाउंट बनाया हुआ होगा, ऐसा वरना 1 बाय 1 लैंड बिल्डिंग, अच्छा डेप्रिसिएशन निकल गया, प्लांट मशीनरी, इससे भी डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग का आइटम ले लो। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल रुक जाओ अभी, तो वो तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के चेंजेस में आ जाएगा। कैश इन कैश नहीं तो सबसे लास्ट में आएगा ना। गुडविल, ये तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऐसा बार बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इक्विटी, इसमें से कुछ नहीं आता ऑपरेटिंग के अंदर। जनरल रिजर्व P&L एप्रोप्रिएशन में आ गया ना, P&L एप्रोप्रिएशन में आ गया। बैंक लोन फाइनेंसिंग का आइटम होता है। उसके बाद टैक्सेशन, इससे अमाउंट लिख ही लिया अपन ने, डन। तो ऐसा कोई भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग अपने को एक्सपेंडिचर या इनकम्स नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, नीचे भी देख सकते हो डिविडेंड पेड, वो तो P&L एप्रोप्रिएशन में आ गया ना। ओके, और कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है ना, नहीं कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आइटम्स हो गए हैं। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन कौन से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं जो यहाँ पर एडजस्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट इफेक्ट हुआ है, उसे उसी को ही वापस यहाँ पर दिखाया जाएगा। खर्चा है तो ऐड कर दिया जाएगा, इनकम है तो लेस कर दिया जाएगा। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज को लिखा जाएगा। तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो गई है, 2 लाख थी ओपनिंग में, क्लोजिंग में कितनी थी 1,48,000, लेकिन मैंने कहा 1,48,000 नहीं, क्या लिखेंगे आप, क्या कंसिडर करेंगे 1,08,000। क्यों, क्योंकि वो जो 40,000 का इन्वेंट्री बढ़ा है ना, उसे आप कंसिडर नहीं करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो 2 लाख माइनस 1,08,000 क्या कितना हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, डिक्रीज हुआ था तो हमने ऐड कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ तो ऐड कर दिया। ओके, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, लायबिलिटी कम हुआ तो हमने भी कम कर दिया। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या लेस इनकम टैक्स पेड, दैट इज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड किधर से उठाया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट से। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मशीनरी अकाउंट से सेल ऑफ मशीनरी मिल गया और परचेज ऑफ मशीनरी भी मिल गया। अच्छा, नेगेटिव आया तो उसको बोला कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा,
लोन रीपेमेंट ऑफ लोन था, स्टार्टिंग में था लास्ट में नहीं था, मतलब लोन का पेमेंट कर दिया, इंटरप्रिटेशन बड़ा काम आएगा ना। डिविडेंड पेड आपको दे रखा था, माइनस में था, बोल दिया कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ए प्लस बी प्लस सी को कर दो, 2,18,200 माइनस 16,000 माइनस 1,86,000, ये आ गया 16,200। पॉजिटिव था तो उसको बोला नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके 1,000 ऐड किया 17,200 आ गया, ये देखो 1,000 ऐड किया ओपनिंग का और ये 17,200 आ गया क्लोजिंग का, 1,200 और 16,000 17,200 क्लोजिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज कंप्लीट नहीं हुआ, एक क्लास और लगेगा इसके अंदर, है ना, ताकि मैं आपको पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस प्रॉपर करवा सकूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3। अब इस बार देखो, इस बार 16 इधर दे रखा है, 15 पहले दे रखा है, ध्यान से, है ना, बोल रहा था ना मैं, ध्यान देना, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। उसके बाद शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, शेयर कैपिटल को देखना 20 लाख ओपनिंग 20 लाख क्लोजिंग, लेकिन नोट नंबर 1 पे देखो, अभी तो लग रहा है सेम है, नोट नंबर 1 पे गए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। 15 लाख ओपनिंग में था, 20 लाख क्लोजिंग में था, मैंने देखा अच्छा 5 लाख से बढ़ गया, इक्विटी शेयर इश्यू हो गए होंगे 5 लाख से, ठीक है। प्रेफरेंस के लिए क्या बोल रहा है, ओपनिंग में 5 लाख था, ओपनिंग में 5 लाख था, क्लोजिंग में निल है, रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब भी होता है तब क्या किया जाता है, तब पूरा रिडम्पशन के प्रोविजन आपको आने चाहिए। ओके, तो मैंने अभी एंट्रीज पूरी करवा रखी है, अगर किसी को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं पढ़ा हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर तो यहाँ पे भी सिखा दिया जाएगा। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी पार्ट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पार्ट है CMA वालों, तो दोनों पेपर में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है। कैश फ्लो जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसमें तो आएगा ही आएगा, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आ सकता है। ओके, 5 लाख का नील हो गया, रिडम्पशन हो गया। अब रिडम्पशन में क्या बोला, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹150 पेड अप, पार्टली पेड अप है, ध्यान देना, पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का कभी भी रिडम्पशन नहीं हो सकता, उन्हें पहले फुल्ली पेड अप बनाया जाएगा फिर ही रिडम्पशन किया जाएगा, मतलब इनको पहले फुल्ली पेड अप बनाया गया होगा फिर रिडम्पशन किया गया होगा। मैंने कहा कितने शेयर्स हुए, फिर कहा ₹50 पेड अप है, और ये आता है पेड अप शेयर कैपिटल। अब जब ये पेड अप शेयर कैपिटल आता है और वो ₹50 पेड अप है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 10,000 शेयर इंटू ₹50, 5 लाख रुपए, 10,000 शेयर्स हो गए। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है, ओपनिंग में 4.5 लाख है, P&L क्लोजिंग में 3 लाख है, दिमाग मत लगाना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आ जाना। जनरल रिजर्व ओपनिंग में 4 लाख, 2 लाख क्लोजिंग में, कम हो गए, ये कम कैसे हो गए, पक्का जनरल रिजर्व को यूज किया गया, किधर यूज किया गया होगा, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हुआ है ना, उधर ही यूज किया गया है। CRR क्रिएट हो गया 5 लाख, ये लो जी डिक्लेयर हो गया, CRR कितना क्रिएट हुआ है, 5 लाख, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में तुमने 5 लाख रुपए अपने फ्री रिजर्व्स का यूज किया है, जनरल रिजर्व जिसमें से 2 लाख हो सकते हैं। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 ओपनिंग में थे, क्लोजिंग में कुछ नहीं है, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से आपने कुछ ना कुछ राइट ऑफ कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी आप यूज कर चुके हैं। ओके, फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद करंट लायबिलिटीज, ये तो इंक्रीज और डिक्रीज में आ जाएगा, ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड है वो सब इंक्रीज और डिक्रीज में आ जाएंगे। कैश एंड कैश सबसे लास्ट में आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है नहीं, इसका मतलब ये बुक वैल्यू पर है। इन्वेस्टमेंट 8 लाख का 7 लाख हो गया, इसका मतलब 1 लाख से क्या हो गया, कम हो गया। ओके, मैंने देखो सब में एरो इस तरीके से लगा दिया, क्यों, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी मोमेंट पे हम इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूज ना हो। 8 लाख का 7 लाख हो गया मतलब बेचा है आपने। ओके, फिर उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज वगैरह में बहुत इजी रहता है, तो आप भी ऐसा एरो जरूर करके आ जाएं, ठीक है ना, अगर रिवर्स हो तो, वरना तो नॉर्मल है। चलिए, रिवर्स इन द सेंस पहले करंट ईयर के डेटा हो और फिर प्रीवियस ईयर के डेटा ना। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को इनकम मिला, किससे, इन्वेस्टमेंट से 80,000 रुपए का, तो इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्टमेंट से इनकम मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ऑपरेटिंग में से तो लेस हो जाएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड हो जाएगा। कंपनी के अंदर क्यों हो जाएगा, सब बताया ना, इन ऑपरेटिंग में क्यों लेस होगा, ऑपरेटिंग में इसलिए लेस होगा क्योंकि इसने किसी वजह से प्रॉफिट बढ़ गए होंगे ना, तो वापस लेस करना पड़ेगा, और एक्चुअली घर तो उसका कौन सा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उसके अंदर प्लस होगा। इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाएंगे। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया कैसे, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ओके, मतलब 100 रुपए वाला प्रेफरेंस शेयर था, 5% प्रीमियम रिडम्पशन करोगे, मतलब 105 रुपए में आप रिडम्पशन करने वाले हो, आफ्टर मेकिंग अ सक्सेसफुल कॉल ऑफ ₹50 पर शेयर। देखो इसने बोल दिया, अगर नहीं बोलता तब भी हम ये मानते कि 50 रुपए पहले इसने कॉल किया होगा और उन्हें फुल्ली पेड अप बनाया होगा और उसके बाद रिडम्पशन किया होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आना चाहिए ना, बिल्कुल। मशीन बेचा 50,000 रुपए में, ओके, जो प्रॉफिट था 6,000 रुपए का P&L में लेके गए, अच्छी बात है, इसको भी P&L में लेके गए, इसकी वजह से भी प्रॉफिट बढ़ गया होगा, वापस कम करना पड़ेगा क्योंकि ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है,
ये पता करना जरूरी है ना तुमको कि क्या नॉन कैश और क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स वगैरह होते हैं, ये ध्यान रखो। डेप्रिसिएशन 1,80,000 नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके देखो डन। देखो अपना जो लॉजिक होता है ना, जिस जो कैश फ्लो जिस घर से रिलेट करता है उस घर में भेजना है। ऑपरेटिंग के घर से रिलेट है तो ऑपरेटिंग में भेजो, इन्वेस्टिंग के घर से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग के घर में भेजो, फाइनेंसिंग के घर में से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग में भेजो। गलती से किसी दूसरे के घर में घुस आया हो तो उधर से निकालना और जिस एक्चुअल वाले घर में हो उसमें छोड़ के आना। जैसे ये कौन सा, ये वाला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन हम सबको पता है कि अगर हमको कोई ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाने को देगा तो हम उस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन को किधर लिखेंगे, P&L में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इससे क्या होता है, इससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट बढ़ जाते हैं और हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो बेस लेते हैं वो प्रॉफिट ही तो लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी तो लिया जाता है। इसका मतलब आपकी जो पीबीटी है उसमें ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन भी शामिल है। आपका क्या ड्यूटी बनता है कि देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है, ये तो एक्चुअली क्या है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो आप इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कैश फ्लो दिखाओ, तो आप इसे ऑपरेटिंग में मत शो करो, एक ही कैश इनफ्लो को दो जगह थोड़ा ना शो करोगे। तो आप इसे क्या करेंगे, पीबीटी में से वापस लेस कर देते हैं, समझ में आया। और इसे इन्वेस्टिंग में कैसे दिखाओगे, इन्वेस्टिंग में आपने क्या किया, एक आपने जो मशीन बेचा वो 50,000 में बेचा। अब प्रॉफिट जो 6,000 वो 50,000 में शामिल है कि नहीं है, बिल्कुल 44,000 का मशीन होगा, 6,000 के प्रॉफिट पे 50,000 में आपने बेचा होगा। तो जैसे ही आप इन्वेस्टिंग में 50,000 लिखोगे ये अपने आप 6,000 उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये ऐसा थोड़ा लॉजिक से पढ़ा करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा बड़ा लॉजिक से होता है, टाइम देने वाला चैप्टर होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है। ओके अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो सुनो। इसका सॉल्यूशन देखो जरा यहां पर, सबसे पहले तो एंट्री फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एग्जाम में एंट्री नहीं करके आना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। पहले फाइनल कॉल किया प्रेफरेंस शेयर, फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर आप क्या कर रहे हो, फाइनल कॉल मांगा, फिर फाइनल कॉल रिसीव किया। ये लो जी, जैसे ही रिसीव करोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलेगा कि लाओ जी इनफ्लो शो करो। किधर शो करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर शो करोगे। फिर अब आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन ड्यू करना, प्रेफरेंस शेयर कैप अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितने, 10,000 शेयर है ना, पूरे 100 रुपए से, क्योंकि अब तो वो फुल्ली पेड अप है ना, फुल्ली पेड अप किए बिना तो रिडम्पशन हो ही नहीं सकता था। प्रीमियम और रिडम्पशन कितना प्रीमियम, 5% प्रीमियम तो 50,000 रुपए प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। टोटल वादा कितने का किया, 10,50,000 देगा। अब अपने को क्या करना होता है, नॉमिनल वैल्यू का अरेंजमेंट करना होता है। अच्छा नॉमिनल वैल्यू के अरेंजमेंट करने के लिए दो सोर्सेज होते हैं, या तो आप शेयर्स इश्यू कर दो या फिर आप फ्री रिजर्व्स का यूज कर लो। तो आपने कितना फ्री रिजर्व का यूज किया, कितने शेयर इश्यू किए, आपको बता रखा था बैलेंस शीट में कि ट्रांसफर टू सीआरआर कितना था, 5 लाख रुपए। 10 लाख में से 5 लाख तुमने, इसका मतलब सीआरआर क्रिएट किया है और बाकी बचे 5 लाख क्या किए, शेयर इशू किए। और देख लेना शेयर कैपिटल भी इंक्रीज कितने से हुआ, 5 लाख से हुआ। 11 से होता तब भी हम ये मानते कि प्रेफरेंस शेयर के लिए 5 लाख हुआ। क्यों, क्योंकि 5 लाख सीआरआर से आपने यूज कर लिया और 5 लाख क्या किया, नए शेयर इशू कर दिया। अच्छा सीआरआर से यूज इन द सेंस कैसा, आपने अपने जनरल रिजर्व यूज किए, आपने अपने पीएनएल को यूज किया और जितना आपने जनरल पीएनएल को यूज किया उतना अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मैंने 5 लाख रुपए जनरल पीएनएल से अपने फ्री रिजर्व से यूज किए। जनरल रिजर्व से कितने यूज किए, 170। सर 2 लाख कम हुए थे ना, 170 कैसे, मैंने कहा सुनो, ये जो 50,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था इसको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करना था तो तुम अपनी बैलेंस शीट में देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था, ओपनिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम था 20,000 रुपए, लास्ट में कितना है, निल। इसका मतलब तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना यूज कर लिया, 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लिया। बाकी 30,000 किधर से आएंगे इसको राइट ऑफ करने के लिए, बाकी 30,000 किधर से आएंगे इसको राइट ऑफ करने के लिए, ऑब्वियसली जनरल रिजर्व से आएंगे। तो तुमने जनरल रिजर्व 30,000 यूज किए यहाँ पर, किसको, प्रीमियम को राइट ऑफ करने में। बिल्कुल, अब जनरल रिजर्व टोटल तो 2 लाख कम हुए थे, 30,000 तुमने प्रीमियम को राइट ऑफ करने में यूज किया। इसका मतलब 1,70,000 किधर यूज किया होगा, सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए, और बाकी का पीएनएल से ले लिया होगा। पीएनएल में दिमाग मत लगाओ कि अरे इतना तो था ही नहीं, इतना तो कम हुआ ही नहीं, तुम 3 कैसे कम करो, अब भी पता चल जाएगा। बाकी पीएनएल से तुमने यूज कर लिया और ये 5 लाख के शेयर इशू कर दिए। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी, अब इसकी एंट्री होगी शेयर इशू करने की 5 लाख की, और जनरल पीएनएल जितना यूज करोगे उतना सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो शेयर इशू करोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा तो दिखाना पड़ेगा कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाओगे ना यार। ओके, और फिर वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 10,50,000 का वादा किया था, पेमेंट कर दोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, तो ये भी आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो 3 चीजें आएंगी, एक तो फाइनल कॉल जो आपने 5 लाख रुपए मांगे, दूसरा इक्विटी शेयर जो इश्यू किया वो, और तीसरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये तीनों ही के तीनों आपके किधर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ओके, फिर सर बनाने की जरूरत क्या है, अरे बनाने की जरूरत इसलिए होती है ना दिमाग के अंदर कि आपको पता होना चाहिए कि आपने सीआरआर में पीएनएल से कितना ट्रांसफर किया, क्योंकि अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में काम आने वाला है।
अपन यहाँ पे लिखते हैं ना ट्रांसफर टू रिजर्व, और ट्रांसफर टू केवल जनरल रिजर्व नहीं होता है, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व होता है, ठीक है। तो ट्रांसफर टू सीआरआर भी इधर ही शो किया जाएगा, जो डिविडेंड दिया वो आएगा ही आएगा, ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे, क्लोजिंग बैलेंस लिख दोगे, करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जो एडिशनल अकाउंट्स आपको बनाने हैं फिक्स्ड एसेट वगैरह के, वो आप बना देंगे और फिर तैयार कर देंगे क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 4,06,000 यही था, बिल्कुल यही होगा। हाँ जी, ये सब मैंने यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पीबीटी से। पीबीटी मैंने यहाँ पे लिखा, पीबीटी पीएटी था, टैक्स था नहीं, तो वही पीबीटी बन गया। एड बैक डेप्रिसिएशन, लेस कर दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेस वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दे रखा था 1,80,000। तो ऐसा कोई भी आइटम जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है और आपके प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहा है, उसका इफेक्ट आपको इस वाले सेक्शन में देना पड़ेगा। जिस आइटम की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो गए हैं उसे यहाँ पे लेस करना है, और जिन आइटम की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है मतलब खर्चा है, तो उसे आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। मतलब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर इंक्रीज और डिक्रीज आ जाएगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। ओके, उसके बाद ये करंट लायबिलिटीज बिल्कुल ये आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस इनकम टैक्स पेड था नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो जो मान लो कोई एसेट बेचा, कोई एसेट खरीदा, ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। और क्या क्या आ जाएगा, ये 1,80,000 क्या क्या है देखो जरा अकाउंट में चेक करो। ये यहाँ पर ये तो देखो 50,000 और 3,74,000 तो फिक्स्ड एसेट का था। और क्या क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, बिल्कुल। तो फिक्स्ड एसेट से आ गया 50,000 और 3,74,000 तो निकल कर। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आएगा, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर फिक्स्ड एसेट का काम तो हो गया, दो वैल्यूज आ गई। इन्वेस्टमेंट 8 लाख से 7 लाख हो गया, 8 लाख से 7 लाख हो गया मतलब 1 लाख से कम हो गया, मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, और क्या होगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो इनकम आई थी फर्स्ट पॉइंट के अंदर 80,000 रुपए, ये भी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। इन्वेस्टमेंट से जो इनकम है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, बिल्कुल। उसके बाद लास्ट फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आने वाला है, 3 आइटम तो वही, प्रेफरेंस शेयर्स वाले, फाइनल कॉल वाला, इक्विटी शेयर जो इशू किए वो वाले, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,50,000 वाला, और 2 डिविडेंड दे दो, बस हो गया। यूज्ड इन, अच्छा नेगेटिव है तो यूज्ड इन, ए प्लस बी प्लस सी किया, ऐड कर दिया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, तो इस तरीके से आप क्या बना के आएंगे, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर आएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कुछ और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, डायरेक्ट मेथड जो बचा हुआ है हमारी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड